हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। और ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है, ठीक है ना। और ये चीज़ें जो है ना, इनफैक्ट सारे फिजिक्स के सभी जगह जो यूज होते हैं कि डिफरेंट जो फोर्सेज है, डिफरेंट वेलोसिटी है, ठीक है ना, उसको हम डिफरेंट एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं। तो उसका मकसद क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो मैं आपको जो रियल एग्जाम्पल के थ्रू जो जो आप लोगों ने टेंथ में भी पढ़ा होगा इनफैक्ट, कि अब किसी जो इंक्लाइन प्लेन है, ओके, उसकी इंक्लेशन मान लो कि थीटा एंगल है, ओके। तो इस पे जो हम लोग ने आप लोग को एक चीजें याद करवा दिया। मान लो कि इस एक जो उस इंक्लाइन प्लेन पे एक एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको आपको बताया जाता है कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो है वो एम जी साइन थीटा फोर्स लगता है, और उसी से न्यूमेरिकल आप लोगों बना डालते हो। तो हम लोग ये सीखेंगे कि ये एम जी साइन थीटा बेसिकली कहाँ से आ रहा है, और इसे क्या हमको करना जरूरी है क्या। भाई एम जी जो है वो अर्थ जो है वो आपकी इंक्लाइन प्लेन से डिपेंड नहीं करता है, वो तो हमेशा एम जी जो है वो डाउनवर्ड लगेगा। ये जो नेचुरल जो फोर्सेज है उसे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। उसे आप हम उसे ये दिखा दें एम जी जो है वो ग्रेविटी जो है वो एम जी साइन थीटा ऐसा लग रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो एम जी अपने जो नेचर है वो अपने टुवर्ड्स द सेंटर के तरफ वो जो लगेगा तो वही लगेगा। अगर ये अर्थ है तो वो एम जी है जो वो टुवर्ड सेंटर ही लगेगा एम जी, ओके। तो उसके नेचर को नहीं, हम अपने करते क्या है कि अपने कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम इसी फोर्स को जो है ना क्या करते हैं, क्योंकि देखो ये इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, ओके। तो ये ब्लॉक तो बेसिकली अब ऐसे इस इंक्लाइन प्लेन को तोड़ करके तो नहीं जा रहा ना, जहां पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। तब ये एम एम जो मास है उसको अगर हम रखते तो एम जी नीचे लग रहा था, तो ये इसकी जो मोशन जो होता है वो कंप्लीटली वर्टिकल होता है, तो ज्यादा यहाँ पे रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या है कि यहाँ पे जो है वो इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, ओके। तो अब इसकी जो मोशन हो रहा है, ओके, जो ये जो ट्रैवल जो करेगा ब्लॉक वो इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो रहा है, ओके। दैट्स वाई जो है ना, अब जो अब इसी पाथ पे हमें तो फोर्स को एक करना है, मतलब उस लाइन के अलोंग जितना जो फोर्स जो लगेगा वही उसको एक्सेलरेशन देगा, उसी के थ्रू वो कितना ट्रैवल करेगा, तब हम लोग डिसाइड करेंगे। दैट्स वाई जो होता है वो एम जी ये रिजॉल्व करना नेसेसरी होता है। तो अब इसे करते हैं कि अब मैं देखता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं ये आ रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है। तो दैट्स वाई जो होता है वो आप डिफरेंट डिफरेंट जो एंगल आप ले लेते हो, 90 हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ऐसे करते क्या हो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ए वाला एंगल आ गया, थीटा आ गया, तो इस एम जी का ए कंपोनेंट जो जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एम जी कॉस थीटा होता है, और ये आ जाता है एम जी साइन थीटा आ जाता है, ठीक है ना। तो अब ये एम जी का एक जो पार्ट जो है, ओके, जो फोर्स है उसका एक हिस्सा जो है वो इसके तरफ लग रहा है, और ये जो होगा वो एम जी साइन थीटा वही रिस्पॉन्सिबल होगा इस ब्लॉक के इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मोशन के लिए, ठीक है ना। कितना एक्सलेरेशन देगा, आपसे पूछेगा कितना टाइम में कितना वो ट्रैवल करेगा, ओके। दिस ऑल द थिंग्स वी कैन गेट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट्स, करेक्ट, ठीक है। आप इसमें पढ़ते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में कि ब्लॉक को जो है इसे पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से यू स्पीड से फेंक दिया, ठीक है ना, ओके, हॉरिजेंटल से। तो इसे यू कॉस थीटा के रूप में जो है ना हॉरिजेंटली इसको हम एक करते हैं, इसी वेलोसिटी कंपोनेंट को इस तरफ ब्रेक करते हैं, और इसका एक परपेंडिकुलर जो है वो कंपोनेंट इस तरफ होता है, बाई एक्सिस की तरफ होता है, मतलब वर्टिकली होता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो बेसिकली जो एक्स एक्सिस के तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और बाई एक्सिस की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इट मींस ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसका ये जो कंपोनेंट है वो केवल एक तरफ नहीं हो रहा है, ओके, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दोनों की तरफ कंट्रीब्यूट हो रहा है, ओके। तो ओके, दैट्स वाई जो हुआ है कि इसका मूवमेंट जो है या फिर एक्सेलरेशन वॉट एवर कुछ भी हम निकाल सकते हैं, ओके, वो इसके एक कंपोनेंट की वजह से हुआ है, ठीक है ना। जो एक्स एक्सिस की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये प्रोजेक्टाइल कुछ समय के बाद यहाँ पे अगर हुआ है, तो ये केवल जो है वो इन ए गिवन टाइम टी में ये केवल एक्स एक्सिस की तरफ ही एक्स एक्सिस की तरफ हुआ है डिस्प्लेसमेंट, साथ साथ इसके ड्यूरिंग द मोशन इसने बाई एक्सिस में भी डिस्प्लेस किया है।
तो बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से इसमें आ रहा है, तो ये सब जो है वो इसी तरफ जो है ना हमने इस जो वेलोसिटी जो था इनिशियल वेलोसिटी उसको रिजॉल्व कर करके हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट हुआ। ऐसा ऐसा न्यूमरस एग्जाम्पल्स है जहाँ पे कि आपको मान ली कि एक ब्लॉक है, ठीक है ना, इसको फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है बच्चों, फोर्स मान ली कुछ एंगल्स के साथ आप इसे इसे पुल कर रहे हो, ठीक है ना, तो पुल कर रहे हो तो ये जो है वो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टली ऐसा डिस्प्लेस हुआ, ठीक है ना, कुछ समय में इस डिस्प्लेसमेंट इसमें आया है। तो आखिर में जो फोर्स तो इस ढंग से एक्ट हो रहा था, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस की तरफ हुआ, एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टली जो डिस्प्लेस हुआ है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? इसमें ये हुआ कि अनलेस एंड अनटिल उस पर फोर्स नहीं लगता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में होना ही नहीं चाहिए, करेक्ट ना? ओके, फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया है और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आ रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट आने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पक्का कहीं ना कहीं इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट जो है वो कुछ पार्ट्स हिस्सा जो है वो इस एक्सिस की तरफ इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इसने इसका ये डिस्प्लेसमेंट आया है। ओके, तो ये आपने पढ़ा है कि ये जो ना रिजोल्यूशन कहाँ कहाँ आपने अभी तक में देखा होगा, ठीक है ना, कि हाँ इस ढंग से हम जो जो वेक्टर्स को मतलब ये जितने भी जो क्वांटिटी जो आप देख रहे हो, हमने मास को ऐसा नहीं किया। आप देखो बहुत अच्छे से देखो कि ये हम यहाँ पे मास को लिया, ठीक है ना, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको तो बेटा रिजॉल्व नहीं हमने किया। ऐसा करते कि मास को ही रिजॉल्व कर देता, नहीं ना, हमने मास को रिजॉल्व नहीं किया। हमने जितने भी जो वेक्टर्स को ही, वेक्टर का ही रिजोल्यूशन पढ़ते हैं, स्केलर का रिजोल्यूशन नहीं पढ़ते हैं। ओके ना, दैट्स व्हाई जो है ना ये देख रहे हो कि जितने भी जो mg है, मतलब एक फोर्स है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको हमने रिजॉल्व किया है, ठीक है ना, अपने कंफर्ट के हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आप डिफरेंट आप जो है ना जैसे जैसे प्रॉब्लम्स को बनाओगे आप इसे सीखोगे कि हाँ किस एक्सिस के थ्रू हम उसको रिजॉल्व कर देने से हमारा प्रॉब्लम काफी इजी हो जाएगा। ओके, इसने किया हमने इसके वेलोसिटी को जो है वो इसका जो वेलोसिटी यू है इसको हमने रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली किया, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो कि फोर्स है एक, ओके, जो हमारे थ्रू थ्रू अप्लाइड जो फोर्स है उसको रिजॉल्व किया। तो जितने भी जो वेक्टर्स है ना उसी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये जो टॉपिक है दैट इज द वेक्टर रिजोल्यूशन, ठीक है ना। ओके, ओके बच्चों, तो अब हम आते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया, अब हम किसी चीज को जो है वेक्टर को रिजॉल्व करते कैसे हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये काफी अब इतना जब आप समझ गए हो तो ये काफी इजी है, ठीक है। तो मान लो कि एक से एक्सिस हमने अभी जो है ना दो ही एक्सिस मतलब कि प्लेन की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लेन के बाद फिर जो है ना स्पेस की बात भी करेंगे। मतलब स्पेस का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों को वो इंक्लूड करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम प्लेन की बातें करें तो एक्स एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस है। मान लो कि एक कोई वेक्टर है, ठीक है ना, वेक्टर ए है, ओके, इस ढंग से वो एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ओके, और ये मान लो कि इस अब ये है क्या कि हम इसी वेक्टर को एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस में रिजॉल्व करना है। तो अभी हम पता करें कि हाँ ये एक्सिस के साथ अगर एक्सिस के बीच में है, दोनों एक्सिस के बीच में है, तो कुछ ना कुछ तो एंगल भी तो बना रहा होगा ना बच्चों। ओके, आइदर एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के थ्रू आपको नोन रहेगा कि हाँ ये इतना डिग्री का एंगल है जो बना रहा है। तो अब होता क्या है कि अब देखो कि अब ये रिजोल्यूशन कहने का मतलब कि इसका जो है ना एक ढंग से ये मान लो कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कितना इस एक्सिस पे आ रहा है, वही जो होगा वो इसका एक्स कंपोनेंट हम लेंगे। तो दैट इज यहाँ पे मान लो कि ए है एंड दिस इज बी है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ओ बी जो है वो दैट इज द एक्स है, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, और इस वेक्टर के जो है ना हम यहाँ पे इस बाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये जो वेक्टर जो मान लो कि ए है ओसी है, ठीक है ना। तो ये जो ओसी जो आएगा वो इसको हम ले लेते हैं मान लो कि ए बाई के टर्म में। ओके, तो उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along बाई एक्सिस है। करेक्ट बच्चों? तो इस ढंग से है। अब ये चीज हो गया, तो उसी वेक्टर को जो है ना हम मतलब हमारा कंफर्टेबिलिटी यहाँ पे ये आ जाएगा कि इसी वेक्टर को आप इस टर्म में भी लिख सकते हो। वेक्टर ए को इस, मान लो कि इस जो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड एक्स आया है, तो बच्चों एक्स वेक्टर आई के टर्म में लिख सकते हो, प्लस ए बाई वेक्टर जे के टर्म में लिख सकते हो। सेम वेक्टर को इस ढंग से आप डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है ना? ऐसे हुआ। ओके, तो ये चीजें जो हुआ वो इसी वेक्टर को हम इसने जो ना रिजॉल्व किया एक्स एक्सिस की तरफ। मतलब कि ये हुआ कि आपको मेथड ये सीखना है कि एक्स जिस एक्सिस के थ्रू, ओके ना, एक्सिस एक्सिस भी हम ये निकालना सिखाएंगे कि आप किस ढंग से जो है ना, जरूरी नहीं है कि हम इस वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जैसे आप ही देखो ना कि इंक्लाइन प्लेन पे था, ये ब्लॉक थीटा था, ठीक है ना, ये एम मास रखा हुआ है, ऐसे एम जी लग रहा है, तो हमने इस एम जी को यहाँ पे एम जी साइन थीटा के रूप में इसको ब्रेक किया, तो ये हमने इसको एक्सिस मान लिया। ओके, तो हम अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रॉब्लम का जो नेचर होगा उसके बेसिस पे हम उस फोर्स को या जो भी वेक्टर होगा उसको हम रिजॉल्व कर करके प्रॉब्लम को बनाएंगे। ठीक है? तो ए जो अब देखो कि यहाँ पे हुआ कि अब इसका जो कंपोनेंट हुआ वो एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो एक्स है, एंड बाई एक्सिस के अलोंग जो है वो ए बाई है। इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो मेन जो क्लू है क्या कि वेक्टर जिस जिस भी एक्सिस से थीटा डिग्री मान ली कि कर रहा है, बना रहा है, तो उसके उसके अलोंग, उस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा उसका कॉस कंपोनेंट आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो कि ये जो है वो इस एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल है जो बना रहा था। तो ये जो है वो हुआ क्या कि इसी चीज को अब आप देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। तो अब हमको एक्स निकालना है, तो बताओ कि क्या चीज ले लेंगे? कॉस थीटा ले लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन इसकी ए की मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अगर हम इसे मॉडुलस के फॉर्म में लिख दें तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस आता है। ठीक है ना? और यहाँ पे दोनों जो है वो एक्स जो है वो इसकी कंपोनेंट है। ठीक है? ओके, तो ये चीज हुआ। अब बताओ कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है ना? तो ये चीज हुआ, मतलब कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका जो कंपोनेंट है, ओके, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो और उस जिस एक्सिस से पे आप निकाल रहे हो ना उससे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो वाला कॉस थीटा डिग्री आएगा। ठीक है ना? तो दैट इज द एक्स कॉस थीटा आएगा, वो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है? बिकॉज दैट हमने एक्स एक्सिस की तरफ हमने बात किया है। तो इसी चीज को आप इस ढंग से एक्स इज इक्वल टू, मान लो कि इस जो ए कंपोनेंट है वेक्टर को जो मॉडुलस दिया हुआ उसको हमने मान लिया कि ए है। ठीक है ना? तो ए बेटा आ गया ए कॉस थीटा। इसे आई कैप के रूप में भी लिख सकते हो वेक्टर के, अगर फॉर्म में लिखते हो तो एक्स एक्सिस के अलोंग उस वेक्टर का वेक्टोरियल कंपोनेंट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है? ओके, अब दूसरा दूसरा आते हैं कि इसी वेक्टर का बाई कंपोनेंट कितना होगा, इस वेक्टर की तरफ इसका कितना पार्ट है। तो अब देखो कि ए, इसे आप ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो कि ए वाला है जो एंगल अल्फा है। ठीक है ना? ओके, इसी एंगल अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। करेक्ट ना? इसे आप 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। ओके, तो हम इसी चीज को लिख दें यहाँ पे ए बाई, अगर हमें ओशी की वैल्यू निकालनी है, ओशी की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा लिख दो कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यस ए, दिस इज ए वाई है जो ए वाई अपॉन ए वाई अपॉन वेक्टर ए का मॉडुलस ले लेते हैं। ठीक है ना? ऐसे। करेक्ट? तो ए बाई जो की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? वेक्टर ए का मॉडुलस वैल्यू एंड कॉस अल्फा ले लेते हैं। अब इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे था 90 माइनस थीटा। तो इसे आप जो है ना वो मतलब कि देख रहे हो ना, कॉस अल्फा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कॉस अल्फा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर इसे जो है ना साइन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो। समझ गया ना? तो ये हुआ कि मतलब जिस एक्सिस से जितना डिग्री का एंगल वो बना रहा है
उस तरफ है जो वो कॉस कंपोनेंट हम लेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इसी चीज को जो है ना आप मतलब कि ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर जिस एक्सिस से एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उस पे आ जाएगा कॉस वाला कंपोनेंट, मतलब एक्स कॉस थीटा। ओके, और उसके परपेंडिकुलर वाले जो लाइन है उस तरफ आ जाएगा उसका साइन वाला कंपोनेंट। मतलब कि इस चीज को देख रहे हो, अल्फा जब हमने बाई एक्सिस पे ही लिया था बेसिकली, वो अल्फा जो है वो 90 माइनस थीटा है। तो अगर एक एक एंगल आपको नोन है, ए वाला ही है, तो इसी चीज को जो है ना एक्स एक्सिस की तरफ एक्स कॉस थीटा ले लो और बाई एक्सिस की तरफ इसका ए साइन थीटा के फॉर्म में लिख दो। मतलब ओके, तो इस ढंग से हमने प्रॉब्लम को, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि वो थीटा एक्स एक्सिस से ही हो, बाई एक्सिस से ही हो, करेक्ट ना। यहाँ पे अगर अल्फा लेता आपने, ठीक है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे हम लेते ए कॉस अल्फा इस तरफ और ए साइन अल्फा एक्स एक्सिस की तरफ हम रिजॉल्व करते, ठीक है। तो इस ढंग से हम प्रॉब्लम को बनाते हैं। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन ऐसा नहीं होना है आप लोगों को कि नहीं हमें एक्स एक्सिस से ही थीटा लेंगे, बाई एक्सिस से ही थीटा लेंगे। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये अपने कंफर्ट के हिसाब से, और जो है ना प्रॉब्लम को जितना जितना जो है ना सिंपल आपका कैलकुलेशन जितना सिंपल होगा उतना ही जो है ना गलतियां कम होगी। दैट ये जो हम जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो पढ़ रहे हैं, बेसिकली आप प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए ही तो कर रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। इसे आपको बस याद रखना है कि जो वेक्टर जो है वो जिस एक्सिस के थ्रू जो है वो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है उस तरफ है जो कॉस वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे थीटा था, तो इसने हमने लिखा कि एक्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो एक्स ए कॉस थीटा है, ठीक है ना। एंड बाई एक्सिस की तरफ जो है वो अल्फा था, तो ए कॉस अल्फा भी हमने लिखा। और देखो यहाँ पे इसी वेक्टर को हम ऐसे लिख देंगे, अब टोटल जो नेट वेक्टर जो लिखेंगे ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज दिस वेक्टर को आप ऐसा लिख दो, ए कॉस थीटा, ऐसे लिख दो ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा वेक्टर जे के फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा आई प्लस ए कॉस अल्फा वेक्टर जे लिख दिए, ठीक है ना। इस ढंग से वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस देखो कि यहाँ पे इसी को जो है ना अगर ऐसा है ए वेक्टर है, ठीक है ना, इसका अगर मैग्नीट्यूड को थोड़ा इनवर्स प्रोसेस अगर लो तो इसी चीज को आप बच्चों लिख सकते हो ना। अगर ए कॉस थीटा आई एंड बाई साइन थीटा जे है, दो वेक्टर आपको दिया हुआ हो, एक्स कंपोनेंट जो है वो इसकी ए कॉस थीटा है एंड बाई कंपोनेंट जो है वो ए साइन थीटा है। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये दोनों वेक्टर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको हमें ए निकालने के लिए, मान लो कि ए नेट निकालने के लिए, ए रिजल्टेंट के लिए ऐसा करते हैं ना, एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो ए कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे एंड जिससे ए साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। तो बचाओ बच्चों, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, बिकॉज दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो 2a भी कॉस 90 जो होगा वो 0 होगा। तो बताओ इसका वैल्यू जो होगा वो ए आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो है वो कंप्लीटली करेक्ट है कि वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हुआ। अब बताओ कि इससे जो है ना, अब यहाँ पे तो ए देख लिया हमने, अगर ए ये जो है ना केवल एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस नहीं होता, अगर एक प्लेन ए होता स्पेस में होता, ठीक है ना। स्पेस कहने का मतलब ए हुआ कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों इसमें अगर है ऐसा है, मान लो कि एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, जेड एक्सिस कुछ ऐसा है, और कोई वेक्टर जो है वो इस ढंग से, कोई वेक्टर ए है, ओके, जो जो यहाँ पे अल्फा डिग्री एक्स एक्सिस से एक कर रहा है, बना रहा है, बीटा डिग्री जो है वो बाई एक्सिस से ए बना रहा है, एंड गामा डिग्री मान लो कि जेड एक्सिस से बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा जो है वो, यहाँ पे अल्फा जो है वो दिस वन वेक्टर ए और इस एक्स एक्सिस के बीच में है, ठीक है ना। तो अब देखो इसी वेक्टर को जो है ना यहाँ पे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, इसी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए को देखो, यहाँ पे वेक्टर ए को इस ढंग से लिख सकते हैं, जो इसका जो कंपोनेंट आएगा, मतलब इसका हम ए लिख दें, वेक्टर ए को मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या कॉस अल्फा लिख देंगे,
cos अल्फा आई लिख देंगे। ओके, दिस द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को यहाँ पे cos बीटा लिख देंगे। मतलब कि इस चीज को देखो ऐसे कर देते हैं, सॉरी, मतलब x कंपोनेंट कितना होगा इस वेक्टर का, जो x एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट कितना आएगा, वो जो आएगा इस ढंग से, सॉरी ए नहीं, ए का मॉडुलस लेंगे, दैट इज द cos अल्फा, और x एक्सिस की तरफ वाला वेक्टर है, मतलब कि उसे हम i के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। तो ए हुआ। अब ए वाई वाला कितना आएगा, ए वाई वाला जो आएगा मॉडुलस ऑफ एल एल ए ले लो, मतलब ओरिजिनल जो वेक्टर है उसका मॉडुलस वैल्यू ले लो, एंड कॉस बीटा ले लो, कॉस बीटा वेक्टर जे है। मतलब कि ए हुआ कि बाई एक्सिस से इसने बीटा एंगल बना रहा है, तो बाई एक्सिस की तरफ इसका जो कंपोनेंट आएगा इसका मॉडुलस इनटू कॉस बीटा आएगा, ठीक है। एंड जेड एक्सिस की तरफ कितना आएगा बच्चों, जेड एक्सिस की तरफ मॉडुलस ऑफ ए कॉस गामा ले लेंगे। ओके, उसे के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस ढंग से हमें जो है ना कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। ओके, अगर वो जो ए वेक्टर है, ठीक है ना, अगर वो किसी सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही है, इट मीन्स है कि जेड एक्सिस से वो एक्स वाई प्लेन, मतलब कि एक देखो कि बोर्ड है, मान लो कि ए एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस है, और इसी बोर्ड पे हम कोई एक वेक्टर अगर लेते हैं बेटा, तो ए वेक्टर जो है वो इस जेड एक्सिस से, मतलब कि इसकी इस जो बोर्ड के परपेंडिकुलर वाला कोई अगर वेक्टर है, तो उससे तो सीधे सीधे 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना। तो जब 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, करेक्ट। तो 0 जब होगा मतलब कि उस वेक्टर का जो जेड एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा वो कंप्लीटली 0 होगा, ठीक है ना। तो उस पर हम जाते ही नहीं है, ठीक है। अगर वो वेक्टर प्लेन में है, जैसा कि प्रोजेक्टाइल में बताया, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो केवल ये दो ही एक्सिस में होता है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई जो है ना हम एक उस जो है ना यू cos थीटा एंड यू sin थीटा के फॉर्म में ही उसे ब्रेक आप करते हो। लेकिन इनकेस अगर जेड एक्सिस तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ वो एंगल बना रहा है, ओके, एक्सेप्ट 90 डिग्री, तो हम इस ढंग से वो जिस एक्सिस पे आपको उसका रिजोल्यूशन फाइंड आउट करना है, सिंपली उसका आप एंगल निकाल लो और उसका कॉस थीटा ले लो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस से इसने कॉस अल्फा बना रहा था, तो इसने कॉस अल्फा लिया हमने, ठीक है ना। बाई एक्सिस पे बीटा बना रहा था तो ये कॉस बीटा लिया, ठीक है ना। एंड जेड एक्सिस से इसने गामा एंगल बना रहा था तो हमने इसे कॉस गामा लिया। ओके, तो इसी जो है ना इसी वेक्टर को आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। इस केस में आप इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, दैट इज द एक्स कॉस अल्फा वेक्टर आई प्लस ए वाई कॉस बीटा वेक्टर जे प्लस ए जेड कॉस गामा वेक्टर के। इस फॉर्म में इससे आप वेक्टर को लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब ये चीजें हमने आप सीखा कि इस ढंग से हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अब इसका एप्लीकेशन पार्ट को हम देखते हैं, ठीक है ना। मान लो कि ऐसा है कि एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, हम भी इसी एक्स वाई प्लेन की में ही रहते हैं, ठीक है ना। मान लो कि एक फोर्स है जो कि 4 न्यूटन का है, ओके, और ये यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, सपोज करो। और ये दूसरा जो फोर्स है वो सपोज करो कि 6 न्यूटन का है फोर्स, और यहाँ से ए 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। दिस इज द F1 फोर्स है, दिस इज द F2 फोर्स है, एंड मान लो कि तीसरा हमने फोर्स ले लिया, F3 ले लिया, ओके, जो कि 5 न्यूटन का है, ओके। और इस एंगल से यहाँ से इस जो है वो मान लो कि दिस इट इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल, कुछ भी है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये तीनों जो फोर्सेज का अगर आपको एफ नेट निकालना है, ठीक है ना, एफ नेट निकालना है, मतलब वेक्टोरियल सम। एफ नेट कहने का मतलब हुआ कि जो तीनों फोर्स का वेक्टोरियल सम कितना होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 आपको निकालना है, वेक्टोरियल सम निकालना है, करेक्ट ना। तो ये चीजें आपको निकालना है, तो हम करेंगे क्या इस केस में जो है वो, इस केस में तो ऐसा हुआ कि सर ऐसा क्या करो कि जो मतलब कि हमने जो पढ़ा है कि ए नेट पढ़ा है कि अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर पढ़ा है ना, 2A1 A2 cos थीटा, ऐसा है 2A1 A2 cos थीटा, मतलब कि दो वेक्टर के बीच में एंगल को फाइंड आउट कर लो, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हमें दिया हुआ है ही, ओके। इस ढंग से हम इसे भी फाइंड आउट
कर सकते हैं। मान लो तो ऐसे बोलो कि चलो F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, F2 का 6 न्यूटन, इन दोनों के बीच में एंगल मान ले ये 30 है तो ऑफ कोर्स ये वाला हो गया 60। ओके, तो 60 हुआ, 60 प्लस 30 हो गया मतलब कि 90 ऑफ कोर्स। तो ये दोनों वेक्टर के बीच में है जो 90 डिग्री का एंगल हुआ। ओके, अब वो दोनों के थ्रू जो हम F1 और F2 का एक रिजल्टेंट निकाल लें। ओके, और फिर जो है वो F3 को लें। ओके, तो होगा क्या कि उसका एक तो F1 F2 का रिजल्टेंट को निकालो, इसके बाद उसके एंगल को फाइंड आउट करो कि किधर वो इंक्लाइंड है। ओके, एक नया एंगल वो लेगा, ठीक है ना, और वो फिर एंगल जो है वो इसके थ्रू करो, निकालो, थर्ड वेक्टर के थ्रू निकालो। ऐसा ऐसा मान ली कि और भी तो हो सकता है, 5-6 वेक्टर भी आ सकता है एक ही में। तो इस ढंग से जो प्रॉब्लम को है ना, मतलब कुछ ऐसी यूनिक चीज नहीं है, प्रोसेस वही है कि हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, कोई कोई जो बच्चे ऐसे ही बना सकते हैं। सर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो होगा, लेकिन ऐसा बच्चों क्या है कि आपकी जो है ना प्रॉब्लम को जो है ना आसानी से बनाओ, करेक्ट बनाओ, वही कुछ जो मेथड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई जो है ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को स्टडी किया जाता है। तो इस ढंग से बनाया जा सकता है कि एफ नेट को हम F1 F2 का निकाल दें, रिजल्टेंट को निकालें, फिर F1 F2 का जो रिजल्टेंट आए उसका उसको हम F3 से कर लें। इस तरफ तरीके से हम तीनों फोर्स का एक जो रिजल्टेंट फोर्स है वो निकाल लें। ओके, वो भी है, लेकिन वो जो है वो कंपैरेटिवली हार्डर है। ओके, और टफ है थोड़ा सा, मतलब उसमें जो है ना एरर होने का चांसेस ज्यादा है। रादर देन हम इस करेंगे क्या, इंटायर जो फोर्सेज है ना उसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही, बिकॉज दैट एक्स वाई के प्लेन में ही है, तो सारे कंपोनेंट जो है वो एक्स वाई में ही रहेंगे। तो ऐसा करें कि एक्स वाई में ही इसको रिजॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो इसको हम ऐसे करते हैं, F1 है तो इसका कंपोनेंट होगा मतलब कि 4 cos 30 आएगा, इस तरफ आएगा, यहाँ पे जो आएगा 4 sin 30 आएगा इस F1 का कंपोनेंट। मतलब कि F1 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 cos 30 वेक्टर I लिख दिया हमने, I वेक्टर लिख दिया, एंड 4 sin 30 वेक्टर J लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब F2 को क्या क्या लिख सकते हो, देखो तो F2 को इसी F2 को जो 6 न्यूटन है वो बाई एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये देखो यहाँ पे इससे एंगल बना रहा है, तो इसका यहाँ पे F2 cos 30 ले लेंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है वो इसका दूसरा कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, बिकॉज दैट ये जो वेक्टर है वो पॉजिटिव बाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में है, तो इसका कंपोनेंट भी इसी तरफ रिजॉल्व होगा, ठीक है ना। तो अब इसी चीज को आप लिख दो यहाँ पे 6 cos है ना, तो sin 30, ठीक है ना, इस तरफ आएगा। तो इसी चीज को आप लिख सकते हो, हम इसे बिकॉज दैट माइनस एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो 6 sin 30 वेक्टर I प्लस इसे आप 6 cos 30 वेक्टर J के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। एंड थर्ड वेक्टर जो है वो F3, वो कितना आएगा, F3 को हमने यहाँ पे देखो ये दिया हुआ एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस तरफ इस वेक्टर का कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब 5 cos 60 यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरफ जो कंपोनेंट आ जाएगा वो 5 sin 60 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को बिकॉज दैट देखो ये दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो माइनस लगा दो, 5 cos 60 डिग्री वेक्टर I लिख देते हैं, माइनस 5 sin। इस ढंग से हमने तीनों वेक्टर को क्या किया कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रूप में रिजॉल्व कर दिया, और यहाँ पे cos थीटा sin थीटा की जो वैल्यू है उसे पुट कर करके इसे कंप्लीटली न्यूमेरिकल फॉर्म में आप लेकर के आ जाओ, ठीक है ना। तो अब देखो अब इस केस में कितना ये आसान होने वाला है। तो अब इसी चीज को जो है ना ऐसे लिख दो बच्चों, F1 को 4 cos 30 है, 4 cos 30 इट मीन्स 4 √3/2 वेक्टर I हुआ, ओके, प्लस जो होगा 4 sin 30 इट मीन्स 1/2, इट मीन्स 2 वेक्टर J आ गया। इसी चीज को और आसान रूप में इसे 2√3 वेक्टर I लिख दो, ए हो गया, F1 हो गया, ठीक है ना। अब F2 कितना आएगा बच्चों, F2 जो आएगा 6 sin 30 है, इट मीन्स -3 I के रूप में लिख दो, एंड यहाँ पे 6 cos
30 है, इट मीन √3/2 हो गया, तो बाई 2 इसको ये कर देगा। इट मीन इससे जो है ना हम 3√3 वेक्टर जे के फॉर्म में लिख दें। अब F3 को कितना लिख दें, F3 को लिख देते हैं -5, ये है ना -5 cos 60 डिग्री, इट मीन 1/2, इट मीन 5/2 वेक्टर ए, और ए माइनस से है ना, इट मीन 5√3/2 वेक्टर जे के फॉर्म में लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एफ नेट जो निकालना है आपको, एफ नेट मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स जो निकालना है, मतलब वेक्टोरियल सम F1 प्लस F2 प्लस F3 कर देंगे। ओके, तो अब इसमें करो आप क्या, कि जितने भी जो आई वाले हैं, मतलब जो एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी जो फोर्सेज है, उनको डायरेक्टली आप ऐड कर दो। ठीक है ना, तो ये चीज हो जाएगा, और 2√3 -3 -5/2 आई कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस बाई वाले में कितने आएंगे, देखो कि बाई वाले में 2 + 2 + 3 मतलब कि 4√3, 4 + 3√3 वेक्टर जे के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, ओके, तो इसी चीज को और सिंप्लीफाई आप इसे कर सकते हो, 2√3 ओके माइनस ये आ जाएगा 11/2 वेक्टर आई ओके, एंड +4 + 3√3 वेक्टर जे के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ए बेटा आ गया, एफ नेट आ गया, मतलब ये जो वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के तरफ आपने कंप्लीटली फाइंड आउट कर लिया। मतलब सेम फोर्स जो है वो देख रहे हो ना, इतने सारे जो कॉम्प्लिकेटेड फोर्स है उसको हमने अब किया क्या, कि सिंपली एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस में यहाँ पे ए वाला आ गया एक्स कंपोनेंट, ए वाला आ गया बाई कंपोनेंट, मतलब कि एक्स जो है वो एक्स है और ए वाई है। ठीक है ना, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसके थ्रू आप यहाँ पे ए नेट ए निकाल लोगे, तो यहाँ पे ए नेट जो होगा, मतलब या एफ नेट जो बोलेंगे, एफ नेट जो होगा वो अंडर रूट क्या करोगे, एक्स वाले का हिस्सा प्लस ए बाई वाले का हिस्सा का स्क्वायर कर दोगे, तो इससे आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग एंगल भी निकालें कि वो जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो एफ नेट जो होगा वो कितना डिग्री से इंक्लाइन होगा। मान लो कि एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री अब एंगल है, तो उसी चीज को आप tan अल्फा = लिख सकते हो ए बाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब ए वाई मतलब कि ए वाला फॉर्म हो गया 4 + 3√3 अपॉन 2√3 - 11/2 वाला लिख देंगे। इस ढंग से हम जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके काफी आसानी से जो है ना बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी चीज को जो है ना और भी हम अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को लेंगे, जेई मेंस लेवल के प्रॉब्लम को लेंगे, और इसके हेल्प से आप देखना कि कितना अच्छा जो है ना 2 डायमेंशनल जो प्रॉब्लम्स है, ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ या कुछ भी है जो है वो सर्कुलर मोशन, ओके, उसमें इसका एप्लीकेशन भर भर करके है बच्चों। ठीक है, तो इसी चीज को जो है ना अच्छे से सीखेंगे, और इसे आप अच्छे से रिवाइज करो। ओके।